देखिए, जूरिस्प्रूडेंस आपका शुरू किया गया था विधि शास्त्र। उसमें फिर एक बार आपका बता दिया जाए, ये सबसे पहले प्राकृतिक विचारधारा का जन्म हुआ। बना दिया जाए चार्ट। इसका इसके प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि इसका विरोध हुआ और विश्व में दो विचारक पैदा हुए, एक जर्मनी में और दूसरा इंग्लैंड में। जर्मनी में आपका ऐतिहासिक विचारधारा जन्म ली और इंग्लैंड में एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक विचारधारा जन्म लेती हैं। इसके फादर आपका या पिता सेविनी हैं और इसके पिता माने जाते हैं, पूछा भी गया था, जॉन ऑस्टिन। पहले पांचों लिख लें फिर पांचों समझाया जाए। फिर इसका परिमार्जित रूप मॉडिफाई रूप आया और सोशलिस्ट स्कूल यानी कि समाज शास्त्रीय विचारधारा या समाजवादी। इसके जो पिता थे रूडोल्फ वान इहरिंग, और इसके बाद एक न्यायाधीश द्वारा निर्मित विचारधारा आएगी जिसे रियलिस्ट हम थ्योरी कहेंगे, यानी कि यथार्थवादी। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। मेन है आपका जूरिस्प्रूडेंस में कुछ रट्टा मारना है और कुछ आपका कंसेप्ट भी बनाना है। पहले इतना देखिए, आपका शुरुआती दौर में ये मैं बताया था कल, फिर दोहरा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए, कि प्रारंभिक चरण में ये माना जाता था प्रत्येक धर्म में, एक ही नहीं, कल मैं बताया था कि जो विधि का विकास होता है वह ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। कल्पना पर भी चलती हैं, ये भगवान, वो भगवान, ये अल्लाह, ये गॉड। इस कल्पना पर कानून चलता है और ये माना जाता है कि कानून का निर्माण गॉड ने, अल्लाह ने या भगवान ने किया है और भगवान द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च होता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करता यानी कि वायलेशन करता है तो भगवान उसे दंडित करेगा। नेचर या प्रकृति ही उसे क्या करेगी? दंडित। इस पर हमने उदाहरण बताया था कि क्या भगवान कानून बनाता है कि नहीं, और इस पर जो हमने उदाहरण आपको बताया था, मुस्लिम विधि का बताया था, कुरान का। हिंदू विधि में हमने बताया था कल श्रुति स्मृति वेद का। ईसाई विधि में भी हमने बताया था बाइबिल का। ये सब जितने ग्रंथ हैं ये माना जाता है कि ये किसने बनाया है? भगवान ने। अब चूंकि भगवान द्वारा बनाया गया कानून कल्पना पर आधारित था, कल्पना यानी कि फिक्शन पर आधारित था, तो इस कल्पना का विश्व में विरोध हुआ और विरोधी जब उत्पन्न हुए तो वह आपका दो जगह उत्पन्न हुए, एक आपका जर्मनी में और एक विरोधी उत्पन्न हुए इंग्लैंड में। जर्मनी में जो विरोध, प्राकृतिक विचारधारा का जो विरोध किया गया उसमें मुख्य रूप से सेविनी का नाम आता है, जिनको आगे हम डिटेल में बताएंगे। सेविनी का नाम आता है। सेविनी का ये कोटेशन है कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में पाई जाती है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि किस विचारधारा का मत है कि विधि बनाई नहीं जाती, जानबूझकर बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में पाई जाती है। विधि एक सभ्यता है, ये दशकों से चली आ रही है।
आपका तो या विधि तो ओकजिष्ट है। ओकजिष्ट मतलब राष्ट्रीय भावना, या उसको कहते हैं जन चेतना, या देखिए फिर एक बार देखिए इसको। सेवनी ने ये कहा कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में पाई जाती है। तो समाज में कैसे पाई जाएगी? तो जो समाज की परंपराएं हैं, जो समाज की प्रथाएं हैं, जो समाज की रूढ़ियां हैं, वही कानून है। तो अगला क्वेश्चन आपका बना कि कौन सी विचारधारा रूढ़ या प्रथा को ही विधि मानती हैं? तो कौन सी विचारधारा मार कर आएंगे? ऐतिहासिक। अब उसको डिटेल में जब बताया जाएगा तब आपको हम बताएंगे कि इस विचारधारा को हिंदू ला, मुस्लिम ला, संविधान, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए तमाम जगहों पर कहाँ कहाँ मान्यता दी गई है। एविडेंस हो गया। एविडेंस में तो मैं काफ़ी कुछ बताया था कि प्रथा और रूढ़ को कहाँ कहाँ मान्यता दी गई है। यानी कि इस विचारधारा के जो मत हैं कि आपका कानून तो प्रथा और रूढ़ में मिलता है, ये भी कुछ हद तक सही है। अब आइए जो दूसरा आपका प्राकृतिक विचारधारा या नैसर्गिक स्कूल का जो दूसरा विरोध होता है वह इंग्लैंड में होता है। और इंग्लैंड में इसके प्रतिपादक आपका जॉन ऑस्टिन हैं, जिन्हें कि इंग्लिश विधि का फादर भी कहा जाता है। तो एक बार दो क्वेश्चन यूपीजे में बना था कि इंग्लिश विधि का पिता कौन है और विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता कौन है। तो दोनों के पिता आयोग ने जॉन ऑस्टिन को ही मारा। तो जॉन ऑस्टिन आपका ये विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल या प्रमाणवादी कहिए या आज्ञापक या मैंडेटरी कहिए, इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं, फादर हैं। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। ये विचारधारा ये बताती है कि न तो कानून भगवान बनाता है, न ही कानून समाज बनाता है। कानून एक सावरेन बनाता है। सावरेन यानी कि संप्रभु बनाता है। और लॉ इज द कमांड ऑफ सावरेन। विधि संप्रभु का समादेश होता है। ये दो तीन शब्दों को समझिए। विधि संप्रभु का समादेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में एक सर्वोच्च सत्ता होगी। वह सर्वोच्च सत्ता सबसे ऊपर होगी। वह सर्वोच्च सत्ता जो नियम बना देगी उसी को हम विधि कहेंगे। सर्वोच्च सत्ता जो कानून बना देगी उसका पालन किया जाना समाज के लोगों द्वारा आवश्यक है। यदि समाज के लोग सर्वोच्च सत्ता या संप्रभु या सावरेन द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करते तो ये जो सावरेन हैं, ये जो
फिर देखिए आपका ला इज द कमांड ऑफ सावरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। इसको समझिए, आगे जब चलेंगे आप तो इसमें अंदर से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, या तो ऑस्टिन की किताब पूछ ले, या सिद्धांत पूछ ले, या विधि संप्रभु का समादेश है, तो पूछा जाता है कि विधि की परिभाषा कहाँ से इन्होंने अडॉप्ट की, आपका संप्रभु की परिभाषा कहाँ से अडॉप्ट की, और समादेश या कमांड कहाँ से लिया या किससे प्रेरित है। फिर आपका समादेश का प्रकार पूछा गया है, नकारात्मक की सकारात्मक। फिर विधि संप्रभुता का नेचर पूछा गया है। तो जब आगे अभी एक दो दिन में हम बढ़ेंगे तो एक एक करके छोटी छोटी बातें बताई जाएगी। सामान्य बातें आपको ये देखना है भूमिका में कि ला इज द कमांड ऑफ सावरेन। इसका मतलब ये हुआ कि विधि जानबूझकर बनाई जाती है। बनाने वाला न तो समाज है न ही भगवान है, बल्कि सावरेन है। सावरेन एक सर्वोच्च शक्ति होती है किसी देश की, जो कानून का क्या करती है, निर्माण। जैसे भारत में आप कह सकते हैं कि जो भारत की संसद है वह संप्रभु है, कानून का निर्माण करती है। भारत की संसद ने जो भी कानून का निर्माण किया, लोगों का कर्तव्य है कि उस कानून का क्या करे, पालन। अगर लोग उस कानून का पालन नहीं करते तो ऐसी दशा में न्यायालय बने हैं, और न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वालों को क्या देंगे, दंड देंगे। अर्थात एनालिटिकल स्कूल आपका या प्रमाणवादी या समादेशात्मक स्कूल या आज्ञापक भी कहते हैं, का थीम ये है कि कानून संप्रभु बनाया, आप कानून का पालन करिए। अगर आप कानून का पालन नहीं करते हैं तो ये संप्रभु आपको सेंशन देगा, पेनाल्टी देगा, दंड देगा, जेल भेजेगा, संपत्ति छीन लेगा, प्रतिकर लगा देगा, जुर्माना लगा देगा, जो भी सेंशन व्यापक शब्द हैं। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार अब आगे बढ़िए कि लोग विधि का पालन क्यों करते हैं। इसलिए लोग विधि का पालन करते हैं क्योंकि लोगों में डर या फियर या भय रहता है कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो सावरेन हमें क्या देगा, सजा। अर्थात इसका मतलब कि लोगों को भयभीत कराकर, लोगों में डर पैदा करके कानून का पालन करवाया जाता है। ये हम नहीं, कौन सा स्कूल या विचारधारा बता रही है, एनालिटिकल कंसेप्ट दिए ना। अब इस पर कमेंट भी तमाम लोगों ने किया है। सबसे अटैक ज़्यादा किया है प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ने। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, इन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑस्टिन की विधि हैं ये बंदूकधारियों की विधि हैं। जिस प्रकार एक बंदूकधारी आता है, पिस्टल सटाता है और कहता है कि सब कुछ सामान दे दो और नहीं तो जान से मार देंगे, उसी प्रकार ऑस्टिन का सिद्धांत है कि भाई डर आपका संप्रभु कानून बनाया, आप पालन करिए, नहीं पालन करेंगे तो जाएंगे जेल। यानी कि ये विचारधारा मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोग विधि संप्रभु बनाता है और लोग विधि का पालन नैतिकतावश नहीं करते, समाज के डर के कारण नहीं करते, बल्कि किसके कारण करते हैं, संप्रभु के डर के कारण कि ये जो संप्रभुआ है या सावरेन है ये क्या देगा, सजा। ये कौन सी विचारधारा का थीम हमने बताया, एनालिटिकल। अब क्वेश्चन का मॉडल आ जाइए। जो यूपीजे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना है, किताब उताब में नहीं मिलेगा भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किताबों से बाहर है।
देखिए कैसे बना है। किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। तो भाई आपका विचारों में समानता नहीं है, फिर भी आपका दो ऐसे विद्यालय या पद्धति या स्कूल या विचारधारा है जिसमें एक समानता है, और वह विचारधारा है ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक। तो दोनों में आखिर क्या समानता आपको मिली? दोनों में विचारों में कोई समानता नहीं। विचार पहले देखिए। इसको राजनीति से भी आप जोड़ सकते हैं। राजनीति से आप ये जोड़ सकते हैं, जैसे मायावती जी हैं यूपी में, अखिलेश जी हैं, दोनों भाजपा के विरोधी ही हैं। भले दोनों की विचारधाराओं में कोई मेल न हो, क्योंकि मायावती जी की विचारधारा अलग, सपा की विचारधारा अलग, लेकिन एक समानता है कि दोनों आपका भाजपा के क्या हैं? विरोधी। वैसे ही आपका पप्पू और बउआ का देख सकते हैं, दो जो यूपी के लड़के हैं, अब यूपी के लड़के हो गए हैं। इनके भले विचारधाराओं में एक रूपता न हो, लेकिन एक समानता तो है ही, ये मोदी जी का क्या करते हैं? ध्रुव विरोधी हैं। उसी प्रकार ऐतिहासिक विचारधारा कहती है कि वित्त तो समाज द्वारा बनाई जाती है। विश्लेषणात्मक कहती है कि वित्त तो संप्रभु बनाता है। कोई विचारधारा में समानता नहीं, लेकिन एक समानता है। वहीं पूछा गया था कि इन दोनों का जन्म किसके विरुद्ध में हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ, किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? प्राकृतिक। तो अब आपका पूछ सकता है कि नया क्वेश्चन आइए, अभी बना नहीं है, किन दो विचारधाराओं का जन्म प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो आप ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक मानेंगे। किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है? तो ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। क्या समानता है? इसकी उत्पत्ति किसके विरोध में हुई? प्राकृतिक, यानी कि कल्पना के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप विश्व में दो जगहों पर दो प्रकार के विद्वान पैदा हुए। एक विद्वान जर्मनी में जो कहता है कि समाज ही कानून बनाता है, और दूसरा इंग्लैंड में जो कहता है कि समाज और भगवान नहीं, बल्कि कानून तो सावरेन बनाता है। इतना में भाई कोई अगर समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। कंसेप्ट 1% भी डिगे न। अगर 1% भी कंसेप्ट डिगा तो क्वेश्चन आप एलएलएम से लेकर कहीं भी गलत ही करके आएंगे। ये जूरिस्प्रूडेंस है, धारा नहीं रटना है, इसमें कंसेप्ट दिमाग में बनाना है, कोटेशन कुछ रट्टा मारना है। अगला देखिए आपका। अब आइए फिर आपका सामाजिक बातों पर चला जाए, राजनीतिक, फिर आपका कानून को आगे बढ़ा जाए। देखिए राजनीतिक बातें ये रही कि ठीक आपका मोदी जी 10 साल रहे, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि 10 सालों में जितनी नौकरियां सरकारी देने का वादा किए थे, उस वादे को पूरा नहीं किए। पूरी तरह सरकार इस मामले में क्या रही? विफल। चुनाव प्रचार में विपक्षी हमेशा अटैक रोजगार बेरोजगारी पर कर रहे थे, लेकिन भाजपा वालों ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला यानी कि मौन रहकर ये स्वीकार किया कि हम बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। भाई कुछ नहीं बोला, कभी भी देखिए तो कुछ बोला नहीं प्रचार में। इसका नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हारते हारते बचे, यानी कि गिरते पड़ते किसी तरह बैतरणी क्या कर लिए? पार। कहा जाता है कि जैसे हम उदाहरण एक बताए थे मगरमच्छ वाला, किसी तरह बेचारा अगर कूद ही मैंने ढकेल दिया गया बैतरणी में, तो किसी तरह क्या कर लिए? पार।
तो उसी यानी कि लोगों को मंदिर मस्जिद और आपका इत्यादि बनाने से लोगों को न रोजगार नहीं मिलेगा और लोगों के माने भूख नहीं मिटेगी। इसके अलावा आपको और कुछ कार्य करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चली लेकिन सरकार लोगों का जो समस्याएं थी उनका निदान नहीं कर पाई। तो ऐसी कंडीशन में आपका हारते हारते लोग बचे। अब देख ही रहे हैं इस समय भी माहौल काफ़ी टाइट है। हर एक पेपर क्या हो जा रहा है, लीक। और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सरकार बैकफुट पर है, बोलती बंद है सरकार की। भाई आप सत्ता में हैं, कैसे लीक हो जा रहा है? तो अब पुलिस आने की आयोग डाल डाल, तो जो ये लीक वाले हैं पात पात हैं। आपका आगे बढ़ा जाए, इसके सेम उसी प्रकार आगे बढ़िए। समाज कानून बनाए, ठीक है भाई, समाज ने बनाया। विश्लेषणात्मक आपका संप्रभु कानून बनाया, ठीक है। लेकिन अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये होने लगा पूरे विश्व में कि भाई चाहे समाज कानून बनाए चाहे संप्रभु बनाए, कानून ऐसा होना चाहिए जो लोगों की भलाई करे, अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई करे, अर्थात समाज की भलाई के लिए कानून होना चाहिए। भले कानून समाज बनाए या भले कानून आपका संप्रभु बनाए। यानी कि अब 19वीं शताब्दी आते आते एक नया आपका चैप्टर आ गया। नया चैप्टर माने नया कॉन्सेप्ट कि चाहे कानून कुछ कोई भी बनाए, कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के लोगों के हितों की रक्षा करे, अर्थात समाज में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करे। इसीलिए इसे हितों अब ऐसी कंडीशन में ये विचारधारा का जन्मदाता कौन आपका विद्वान है? रूडोल्फ वान इहरिंग। अब दो तीन पॉइंट इसमें समझिए। ये जो समाज शास्त्रीय विचारधारा है, पहला कॉन्सेप्ट, ये मॉडिफाई फॉर्म है, ये परिमार्जित रूप है, संशोधित रूप है। यानी कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक का परिमार्जित रूप यानी कि संशोधित रूप कौन सी विचारधारा है? समाजशास्त्र। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक में कुछ सुधार किया गया और समाज के हित पर संरक्षण अब दिया जाने लगा। और कौन सी विचारधारा जन्म ले ली? समाजशास्त्री या सोशलिस्ट स्कूल। इनका थीम देखिए क्या है। आपका इनका थीम समझने के लिए आपका फिर राजनीति में जाना पड़ेगा और सोशल इंजीनियरिंग सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में रहता है। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सामाजिक यांत्रिकी। सामाजिक यांत्रिकी का मतलब सामाजिक अभियांत्रिकी।
फिर एक बार इसको देखिए। पहले तो इंटरेस्ट समझिए, हित समझिए। हित का मतलब ये हुआ व्यक्ति या समाज की इच्छा या दावा या मांग, यानी कि जो व्यक्ति या समाज की इच्छाएं होती हैं, डिमांड या दावे होते हैं, या जो मांगे होती हैं, उसी को हम इंटरेस्ट या हित कहते हैं। अब कानून ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों के दावे को संरक्षित करे, अर्थात इसका मतलब अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक क्या करे, कल्याण। आपका समाज है, समाज में हित होते हैं, हितों में टकराव जारी रहता है, और हितों के टकराव को रोकना ही कानून का काम होता है। जिस प्रकार एक इंजीनियर क्या करता है, नदी है, नदी के ऊपर पुल बनाता है, उसमें पुल में सरिया लगता है, सीमेंट लगा, बालू लगा, ईंटा लगा, और आपका ये सब लगा के नदी के ऊपर पुल बनाता है। जब पुल बन जाता है तो जो नदी के दोनों छोरों पर लोग हैं, उनमें आपस में बताइए दूरी बढ़ती है कि नजदीकियाँ? भाई पुल बन गया तो क्या हुआ, नजदीक आ जाएंगे कि दूर चले जाएंगे? यानी कि वो क्या आ जाएंगे, नजदीक। उसी प्रकार कानून ऐसा होना चाहिए जो लोगों के जो समाज की भलाई के लिए हो, बुराई के लिए नहीं। ये किस विचारधारा का थीम है, समाज शास्त्री। अब इस तर्ज पर तमाम कानून भारत में बने हैं। जो नीति निर्देशक तत्व आप देख रहे हैं, वह पूरा समाजवादी विचारधारा पर ही आधारित है। वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जनता की भलाई के लिए क्या बनाए, कानून। यही भारत में आपका माने भारत में इस समय चल भी रहा है कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार जो भी नियम बना रही है वह जनता के विरुद्ध में बना रही है, और सरकार मौन है, और विपक्षी संविधान का कॉपी की किताब लेकर, बेयरेट लेकर क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अब तो कम से कम इस संविधान का पालन करिए हजूर, कब करेंगे? सारे वादे क्या हो गए? तो जो भी सत्ता में रहता है, धीरे धीरे उसके विरोधी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसमें शक नहीं है। आपका वो तो परिवर्तन समाज का नियम है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का सबसे उत्तम जो उदाहरण मिलता है, ये मायावती जी पर मिलता है। देखिए फिर एक बार कहानी। मैंने आपको समाज से भी समझना है, राजनीति से भी, कानून भी समझना है, सबको मिक्स करके कॉन्सेप्ट बनाना है। देखिए आपका जो भारत में अब जाति की जो राजनीति है, आप देख ही रहे हैं कि भाई भारत में जातियों में लोग बटे हैं, और अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इनके हितों में टकराव होता था। तो मायावती जी ने क्या किया कि इनके हितों के टकराव को कम किया, और सतीश मिश्रा जी को अपनी पार्टी में लाया, जो ब्राह्मण चेहरा बने, और ब्राह्मणों ने खूब वोट दिया हाथी पर। तो जब हाथी पर वोट दिया तो चूंकि ब्राह्मण मिल गए, आपका SC ST इत्यादि के लोगों ने वोट दिया, और मुस्लिम लोगों ने कुछ वोट दिया, तो मायावती जी जीत गई और उनकी सरकार बन गई। लेकिन आपका ये जो यानी कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हितों का टकराव है, इस टकराव को मायावती जी ने कम किया, और जैसे ही कम किया तो दोनों के हितों का टकराव कम हुआ, तो इन्होंने सत्ता भी पाली।
इसी को कहा जाता है राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग। किसमें? और यहीं विधि में भी पढ़ना है सोशल इंजीनियरिंग। जो हितों का टकराव होगा उसको क्या किया जाएगा? रोका जाए। कैसे रोका जाए वो तो भाई आपका डिटेल में बताया जाएगा, तब आपको मालूम चलेगा। पहले तो ये जानिए कि हितों का टकराव रोकना है तो समाजशास्त्री विचारधारा, ये विचारधारा मॉडिफाई रूप है किसका किसका? ऐतिहासिक का और किसका? कुछ सुधार करके कौन सी विचारधारा जन्म ली? समाजशास्त्र। इस विचारधारा का एक और थीम है, वह ये है, इस विचारधारा को क्रियाशील विचारधारा भी कहते हैं। एक्टिव, यानी कि जैसे कि आपका कानून भी कहता है, विद्वान भी कहते हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, हजारों लोग आपका ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और हम भी भाई प्रयास कर रहे हैं कि घर बैठे ज़्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि आ जाएंगे बरसाती मेढक तो कहाँ बैठाया जाएगा भाई, कहाँ उनको बैठा कर पढ़ाया जाएगा, ये समस्या है। तो भाई जिनके पास समस्या हो या न आ पाए, आराम से घर बैठे हुए क्या करें? पढ़ें। ये समस्या है। तो उसी प्रकार क्रियाशील विचारधारा पर थोड़ा आया जाए। विद्वान सामंड कहते हैं कि विधि जागृत की सहायता करती है, सुषुप्त की नहीं। यानी कि कानून उसी की सहायता करता है जो जागृत हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय है तो ऐसी कंडीशन में कानून निष्क्रिय व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? सक्रिय व्यक्ति के लिए। अर्थात अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा एक निश्चित समय के अंदर खटखटा दीजिए। अगर सोए रह गए तो कानून भी आपको क्या करेगा? सुला देगा। सेम बात आप पर भी लागू होती है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई बात न समझ में आए तो उसको बताइए, दोबारा तिबारा 100 बार हम बताने के लिए तैयार हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन आप ही सुस्त पड़ जाएंगे कि समझ में आया न आया, चलो हम पूछेंगे ही नहीं, तब तो आप सो जाएंगे और आयोग भी आपको क्या करेगा? आसान नहीं है फाइट, देख ही रहे हैं आपका फाइट। तो न समझ में आए तो उसको एक बार इशारा करिए, कोई भी हो, फिर बताया जाएगा। उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है भाई, उसमें शर्म की बात नहीं। जैसे कि कल शाम को पढ़ाया गया एविडेंस की धारा 21। कई लोगों ने कहा कि सर फिर से एक बार पढ़ाया जाए, नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ाया जाएगा, एक बार फिर 1 घंटा पंचौरा किया जाएगा नए सिरे से, कोई दिक्कत नहीं है। न समझ में आए तो उसको क्या किया जाएगा? दोबारा पढ़ाया जाएगा। वास्तव में 21 कठिन है, क्योंकि दिमाग उसमें उल्टा लगाना है। उल्टा ये लगाना है कि जो व्यक्ति कथन किया है वह साबित नहीं कर पाएगा, तो साबित कौन करेगा? उसका विरोधी। लेकिन 3 अपवाद हैं जहाँ की वह भी साबित कर पाएगा। तो इसी को थोड़ा उल्टा समझना है। सीधी बात समझ में आ जाती है, उल्टी बात समझ में नहीं आती। तो वही आपका नियम है। फिर एक बार देखिए, क्रियाशील विचारधारा का मतलब क्या हुआ? एक्टिव। क्रियाशील विधि का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कानून बनाइए, आप समाज में ये देखिए कि क्या वह कानून काम कर रहा है कि नहीं, वह कानून लागू हो रहा है कि नहीं। अगर लागू नहीं हो रहा है तो आप उसकी कमियों को खोजिए और उस कमी को खोज कर दूर करिए और कानून ऐसा बनाइए जो समाज में लागू हो। यानी कि जो बातें संविधान में लिखी गई हैं उन बातों के अनुसार सरकार क्या करे? चले। या जो बातें
कानून के शब्द हैं उस अनुसार समाज में क्या हो कार्य। इसका सबसे उत्तम उदाहरण जो डावरी एक्ट आप लोग पढ़ेंगे आगे, दहेज अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, विज्ञापन करना भी अपराध है, सब कुछ अपराध है, लेकिन समाज में ये क्या कानून आपका कोई पालन ही नहीं कर रहा है। यानी कि बिना दहेज लिए और दिए विवाह हो ही नहीं रहा है, जबकि दहेज लेने और देने पर कानूनन क्या लगाया गया है, प्रतिबंध। तो समाजशास्त्री विचारधारा वाले ये कहते हैं कि जब आपने दहेज लेने और देने को कानून बनाकर रोक दिया और कानून का पालन समाज में नहीं हो रहा है, तो कानून में क्या कमी है, आप खोजिए, कानून में परिवर्तन लाइए और कानून जो बना है ऐसा काम करिए कि उसे समाज के लोग उसका क्या करें, पालन। ये क्रियाशील विचारधारा है, इसको कहते हैं एक्टिव। यानी कि जो कानून में लिखा गया है उसका समाज में क्या हो, पालन। तो कहाँ हो रहा है कि नहीं इस कानून का? हमें तो 1% भी नहीं दिखाई देता कि हो रहा है। 0.00001% हो रहा होगा। सभी लोग भाई जानते हैं, इसमें बताना क्या है। अब इसमें समस्या ये है कि भाई आपका दहेज, बिना दहेज की शादी बहुत कम ही हो रही है, बहुत कम ही देखने को मिलती है। जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से डावरी या दहेज लेता देता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इसमें आपका तो कानून आपका माने क्रियाशील विधि का मतलब ये हुआ कि जो बातें कानून में लिखी गई हैं उनका लोगों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप ऐसी व्यवस्था करिए कि लोग कानून का क्या करें, पालन। ये किस विचारधारा का थीम हमने बताया, समाजशास्त्री। लास्ट में एक प्रकार के और विद्वान आ जाएंगे, अंधों वाली कहानी भी याद रखिएगा, पांचवा अंधा। तो पांचवा प्रकार के विद्वान आ जाएंगे जिन्हें हम आपका रियलिस्ट थ्योरी कहेंगे। रियलिस्ट थ्योरी का मतलब हुआ यथार्थवादी विचारधारा। एक क्वेश्चन पिछली बार बना था जे में, वह क्वेश्चन का मॉडल ये था कि किस विचारधारा का जन्म न्यायाधीशों द्वारा किया गया, तो किस विचारधारा का जन्म जजों द्वारा किया गया, यथार्थवाद। एक क्वेश्चन अब तक के इतिहास में जे में बना है, आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो हम भूमिका में ही बताते हैं। फिर एक बार इसको देखिए, रियलिस्ट थ्योरी को कई विद्वान अलग से आपका विचारधारा मानते ही नहीं। ये मानते हैं कि ये समाजशास्त्री विचारधारा का ही एक अंग है, कई विद्वान। जबकि कई विद्वान मानते हैं कि जो ये रियलिस्ट थ्योरी है वह एक अलग विचारधारा है। तो जो ये यथार्थवादी विचारधारा है इसके जो प्रतिपादक हैं दो मिलते हैं, एक डगलस होम्स और एक कार्ल लेवलिन। लेकिन ज़्यादा लोग डगलस होम्स को ही मानते हैं। डगलस होम्स आपका अमेरिका के फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे। यानी कि अमेरिका के क्या थे, उच्चतम न्यायालय, वहाँ फेडरल कोर्ट कहा जाता है। भारत में देखिए सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसी को संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। हमारे यहाँ भी आपका 1935 भारत शासन अधिनियम आया तो फेडरल कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। लेकिन 28 जनवरी 1950 से
हमारा क्या हो गया फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो फिर एक बार देखिए यथार्थवादी। यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिपादक न्यायाधीशों द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। अब यथार्थवादी विचारधारा का थीम क्या है, इसका मुख्य पहलू क्या है, दो बातों पर गौर करिए इसमें। पहली बात है कि न्यायाधीश जब भी फैसला देता है, जो उसकी पृष्ठभूमि रहती है, उस पृष्ठभूमि का या उसके बैकग्राउंड का प्रभाव उस फैसले पर पड़ता है। अर्थात इसका मतलब कि अगर कोई न्यायाधीश फैसला दे रहा है, चाहे लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो जो उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि वह किस माहौल में पला बढ़ा है, पहला नियम। किस आपका नेचर उसका क्या है, उदारवादी है कि कठोर है, उसका नेचर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व क्या है। यानी कि जब भी कोई न्यायाधीश फैसला देता है तो न्यायाधीश के व्यक्तिगत जो क्वालिटी या गुण होते हैं उस फैसले पर प्रभाव डालते हैं। और आपका अगर न्यायाधीश उदारवादी हैं, लिबरल हैं, तो वह लोगों के हक में ज़्यादा फैसला देगा। और अगर खंटूस है, खंटूस मतलब कठोर है, तो लोगों के हक में फैसला ज़्यादा देगा कि नहीं, नहीं देगा। अब आप कहेंगे कि इसका उदाहरण बता। अब इसका उदाहरण देखिए, आपका तरोताजा उदाहरण आपका केजरीवाल का देखा जाए, सबसे इस समय विवादित चल रहे हैं देश में। आपका केजरीवाल आपका जी को देखा जाए, इन्हीं पर उदाहरण चलाया जाए। फिर एक और थीम है यथार्थवादी का। हमें लगता है कि यथार्थवादी इतने में आ जाएगा कंपटीशन में, दिमाग में भी बैठाइए कॉन्सेप्ट। देखिए आपका इतने दिनों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा था। एक नई जज आई न्याय बिंदु, और उसने तुरंत 1 मिनट में जमानत दे दिया। ईडी कहता रहा कि हमारी बातें सुन लीजिए, ये फाइल है पढ़ लीजिए, तब आप जमानत दीजिए। और बिना पढ़े फाइल को उन्होंने जमानत दे दिया। तो इसका अब क्यों जमानत दिया भाई, इतने लोग तो जमानत दिए नहीं, और वो हाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिया और तुरंत आई दे दी। तो इसका मतलब कि उसकी पर्सनालिटी का असर है। और ईडी को काफ़ी डांट फटकार भी लगाई। ईडी को क्या लगाई डांट, तब तक ईडी तुरंत पहुंच गई अगले दिन हाई कोर्ट। यानी कि जेल से अब जश्न मन रहा था कि अब जेल से केजरीवाल छूटेंगे, मोदी जी की नाक में दम करेंगे। लेकिन तब तक ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जो रोक लगा दिया कि जब तक हम फैसला न दे दें तब तक इनकी जमानत पर क्या रहेगी, रोक। अब ये आया कि जमानत का आर्डर आया ही नहीं, तो आप रोक कैसे लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में आया, भाई आर्डर की कॉपी ही नहीं है, और आप कहा सुनी सुनाई बातों पर क्या लगा दिए,
रोक, अभी तो ऑर्डर आया ही नहीं लिखित में, अभी तो मुख से बोली हैं। तो अलग बात है कि भाई अब हाई कोर्ट है, क्या कोई कर सकता है। तो फिर आज अब फैसला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जज का पर्सनालिटी होती है उसके फैसले पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। दूसरा नियम देखिए, हाई कोर्ट में, हर एक हाई कोर्ट में देखिए आप, मैंने अगर थोड़ा बहुत सक्रिय होंगे तो जानते होंगे कि हर एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे हैं जो सरकार के विरुद्ध में फैसला दे ही नहीं सकते जल्दी। यानी कि अगर 100 मामले आते हैं तो एक दो मामलों में सरकार के विरोध में फैसला दे सकते हैं, नहीं तो 99 मामले में वह क्या करते हैं, सरकार का पक्ष ही लेते हैं। ऐसे जज कठोर कहे जाते हैं। और वकील जब पढ़ता है वहाँ पिटीशन, तो इलनेस लगा देते हैं कि चलो बेंच 2-3 माह में चेंज होगी, तब हम अपना क्या करेंगे, मामला रखेंगे। बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट से क्या होते हैं, वकील साहब भाग जाते हैं, डेट लग जाती है। लेकिन कुछ जज आप सुने होंगे कि सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ फैसला देते हैं, तो वह उदारवादी हैं, यानी कि लिबरल हैं। जैसे कि पीएन भगवती हुए, जस्टिस कृष्ण अय्यर हुए, खूब लोगों को अधिकार दिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा जज हुए जो डर गए और सत्ता के लालच में, या हम कोई आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे इसके लालच में, ज़्यादातर सरकार का क्या लिए, पक्ष। चंद्रचूड़ साहब भी कुछ फैसले सरकार के विरुद्ध दिए हैं, लेकिन कुछ फैसले सरकार के पक्ष में भी दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यथार्थवादी विचारधारा वालों का थीम ये है कि न्यायाधीश जब भी निर्णय देता है तो उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का प्रभाव निर्णय पर क्या होता है, पड़ता है। वह किस सोच का है, किस माइंड का है। कोचिंग में ही लीजिए आपका कि तमाम संस्थाएं हैं जो कि आपका जब तक फीस नहीं तब तक प्रवेश नहीं, यानी कि 2 लाख और 2.5 लाख पहले जमा करो, 1.5 लाख फीस, उसके बाद तुम्हें एंट्री दी जाएगी। कोई मरम्मत नहीं, 500। कई ऐसे लड़के आए कई कोचिंगों में, मात्र एक लड़के का 500 एक कोचिंग में बकाया था, और टीचर ने सार्वजनिक रूप से उसे खड़ा कराकर जलील किया और क्लास से निकाल दिया। सार्वजनिक रूप से कि 500 क्यों नहीं, 15 दिन से जमा कर रहे हो। वह लड़का मैंने कह सकते हैं अपनी व्यथा बता रहा था कि बताइए सर, ऐसी ऐसी बात है, 500 के लिए हमें सार्वजनिक रूप से क्या किया गया। तो मैंने ऐसे भी लोग हैं। और आपका, मैंने कहने का मतलब कि उदारवादी भी लोग हैं। अब वो किस सोच के हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है। तो तमाम लोग कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम हर एक पेपर आउट करा दें और करोड़ों की संपत्ति क्या करें, बना लें। बना ही रहे हैं। अपना घर नहीं बनाते, वो बाहर बनाते हैं। जो जो क्या नाम है मेन आपका मुखिया की, क्या बिहार का जो अभी भगा हुआ है, वो बिहार में नहीं बना है, बंगलौर में जाकर देखिए, तमाम होटल और तमाम कोठी उसकी है। तो वो जानते हैं कि पकड़े जाएंगे तो हमारा घर ही तोड़ा जाएगा, तो भाई यहाँ बनाए ही ना। दूसरी जगह से वो पढ़ा है और ये किया है, बीटेक किया है, तमाम चीज़ें इंजीनियरिंग करने के बाद ये सब कर रहे हैं। तो अलग बात है आपका। फिर आगे बढ़ा जाए, ये पहला थीम याद रखिए यथार्थवादी का। दूसरा थीम यथार्थवादी का ये है कि जब भी न्यायालय निर्णय देता है तो उस निर्णय का प्रभाव विधि पर पड़ता है। अर्थात जब न्यायालय फैसला देता है तो उस फैसले का कानून बनाने में प्रभाव पड़ता है, या तो उस फैसले का पालन करते हुए कानून बनाया जाएगा, या उस फैसले के विरोध में कानून बनाया जाएगा।
यानी कि इसका मतलब कानून बनाते समय विधायिका न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को बताइए ध्यान में रखती हैं कि नहीं रखती हैं। तो एक दो उदाहरण ऐसा बताया जाए जहाँ की न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया उस निर्णय का सपोर्ट करवाइए, और एक दो उदाहरण ऐसा देखिए जहाँ की न्यायपालिका के निर्णय को उलटने के लिए कानून बनाया गया। तो दो दो उदाहरण बताया जाए। पहले न्यायपालिका का सपोर्ट करवाइए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उस निर्णय को लागू कराने के लिए कानून बनवाया जाए। पहला देखिए, मोहनी जैन और यूनी कृष्णन दो केस आए जिसमें शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया, यानी कि मूल अधिकार माना गया। लेकिन 14 वर्ष से कम के ही बालक का आपका मूल अधिकार नहीं है, तो कितने साल से कम के बालकों का शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमारे उच्चतम न्यायालय ने माना जो 14 वर्ष से क्या है कम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इस फैसले को लागू कराने के लिए, पालन कराने हेतु हमारी संसद ने संविधान में संशोधन किया, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा और शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया, मौलिक अधिकार। तो बताइए संविधान संशोधन करते समय न्यायपालिका के निर्णय का असर पड़ा कि नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। तो पहला आपका ये पक्ष में हम बता रहे हैं, विपक्ष में भी दो बताना है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को या तलाक माने ट्रिपल तलाक को आपका अवैध घोषित किया और सरकार को ये निर्देशित किया कि अगले 6 माह के अंदर आप इस पर कानून बनाइए। तो सरकार ने अगले 6 माह के अंदर कानून बनाया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया गया कि विरोध, समर्थन विरोध नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन का पालन करते हुए कानून बनाया गया। यानी कि कानून बनाते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा गया कि नहीं रखा गया। ये सपोर्टिंग नेचर के हैं। अब आपको देखना है विरोधी बातें। विरोधी बातें का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध बनाया गया ताकि निर्णय प्रभावशील न रहे। तो आइए कानून बनवाइए। सबसे पहले संविधान में संशोधन करवाइए। केशवानंद भारती के वाद में ये कहा गया कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो बताइए इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए संविधान में चौथा संशोधन किया गया 42वां, और लगभग 50 अनुच्छेदों में संशोधन, कुछ भाग नए, तमाम चीज़ें की गई, जिसे बिहार एपीओ में पूछा भी गया था मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो 42 में संविधान संशोधन बिहार में पूछा भी गया था। तो बताइए ये जो संशोधन हुआ क्या न्यायालय के निर्णय को का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो न्यायालय के निर्णय क्या विरोध में हुआ कि पक्ष में, विरोध में। अब दूसरा SC/ST एक्ट का एक लास्ट में उदाहरण देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये कहा कि SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी, इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही गिरफ्तारी होगी, तमाम और अग्रिम जमानत भी मिलेगी।
ये बातें हमारे उच्चतम न्यायालय ने बताई। तत्पश्चात इस वर्ग के लोग आंदोलन किए, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने SC/ST एक्ट में संशोधन किया। तो ये जो संशोधन हुआ, ये न्यायालय के निर्णय का विरोध करने के लिए हुआ। वो अलग बात है कि वहीं सुप्रीम कोर्ट बाद में उन संशोधनों को सही मान। अलग बात है, विचार बदलते रहते हैं। आपका सही माना, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया SC/ST एक्ट की के तहत, उस निर्णय का विरोध करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। यानी कि बताना हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो ये रही कि जब भी न्यायाधीश निर्णय देता है तो उस निर्णय पर उसकी व्यक्तिगत छाप या पर्सनालिटी दिखाई देती है। दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कानून बनाया जाता है तो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को क्या रखा जाता है ध्यान में। या तो निर्णय के पक्ष में कानून बनेगा या विरोध में। दो उदाहरण हमने पक्ष में दिया और दो उदाहरण हम कहाँ बताए, विपक्ष। यही आपका यथार्थवादी विचारधारा का थीम जो आगे बताया जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट में आ जाइए, 5 विचारधाराएं, 5 अंधे हो गए। अब भारतीय विद्वान आ जाइए, डॉक्टर सेठना। भारत में आपका जानते भी होंगे, सुने भी होंगे कि भारत में जुगाड़ गाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध होती हैं। और देखना हो तो देहातों में देख लीजिए जुगाड़ गाड़ी, यानी कि बाइक को बना देंगे टेम्पू। तो आपको माने आपका जिससे वो क्या बोला जाता है भाई, पंपिंग सेट को बना देंगे वाहन, तमाम चीज़ें बना देंगे और खुद ही जुगाड़ करके क्या करेंगे, चलेंगे। जुगाड़ से सरकार चल जाती है, जैसे मोदी जी की सरकार चल रही है, नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल चल गई, तो जुगाड़ से सरकार चल जाती है। तो जुगाड़ गाड़ी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। कई कहावतें भी हैं कि विदेश से एक विदेशी आया लेकर वाहन अपना, यहाँ वाहन का कल पुर्जा ही नहीं मिला तो मिस्त्रियों ने यहाँ के जुगाड़ कर दिया कि जाओ इतने में तो तुम अपने देश क्या करोगे, वाहन को लेकर चले जाओगे जाकर वहाँ बनवाना। तो जुगाड़ आपका, तो भारत के लोग इस समय ज़्यादा जुगाड़, जुगाड़ मतलब कि इधर से उधर करके काम चलाना। तो उसी प्रकार डॉक्टर सेठना आ गए और सेठना ने संश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादन किया, यानी कि मिक्स विचारधारा। ये कह दिए कि विधशास्त्र क्या है, तो कुछ उसने बना दिया विश्लेषणात्मक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, समाजशास्त्री हैं। सभी का मिश्रित रूप ही क्या है, विधशास्त्र। तो जोड़ दिए कि नहीं, जितने विद्वान थे सब ये सब, इनको बता दिए कि यही विधशास्त्र है। भाई आपने नया क्या बताया, जो पुराने थे उसी को तो आपने जुगाड़ गाड़ी में क्या किया, ऐसे कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन डॉक्टर सेठना भारतीय भी माने आपका है भारत के, और इनका कोटेशन, आप कोटेशन बताया जाएगा आगे थोड़ा, लेकिन ये जुगाड़ वाले हैं। इस प्रकार आपका थीम समाप्त हुआ, यानी कि जो थीम था आपका वो समाप्त हुआ। इसमें कोई समस्या हो तो भाई आप बताइए, उसको देखा जाए, क्योंकि थीम ही महत्वपूर्ण है। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तो कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तब आपका और समय बढ़ाते हैं 1-2 दिन में। आपका TPA धारा 50 तक चली थी कि 49 तक, 50 तक बताया गया। हाँ, 51 से बिहार में पिछली बार भी आया था। तो TPA आपका 1-2 दिन में शुरू होगा। अब 4-5 क्वेश्चन ही बचा है। आज कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 5-6 क्वेश्चन लिखवाने के लिए बचा है इधर।
तो आपका 15 मिनट बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखवा जाएगा भाई। अभी 15 मिनट बाद जूरिस्प्रूडेंस आगे कल सिद्धांत बताएंगे।